और इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पिछले 7 सालों में मोशा यानी मोदी और शाह की जोड़ी के कई कारनामे देखे गए हैं। गुजरात के दायरे से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राष्ट्र की राजनीति में कदम रखा तो ऐसा माहौल रच दिया गया कि इस जोड़ी के आगे हर कोई परास्त है। भाजपा संगठन से लेकर केंद्र सरकार और उसके बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों में हर पत्ता इनकी मर्जी से ही हिला। चुनावों में तो इस जोड़ी ने अपनी अजेय छवि बना ली, यानी मुकाबला भाजपा से हो और वो भी मोदी शाह वाली भाजपा से, तो फिर प्रतिद्वंदी को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और अपनी सारी ताकत लगानी होगी, तब जाकर चुनाव में कहीं टिक पाएंगे। लेकिन अब शायद वक्त अपनी चाल बदल रहा है। अपने राजनीतिक विरोधियों पर हर तरह से भारी पड़ने वाली मोशा की जोड़ी चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। देशी विदेशी, घरेलू और बाहरी मोर्चे पर इस जोड़ी का जादू अब फीका पड़ता जा रहा है। तो आज आईने की नजर से इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या खत्म हो रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादुई प्रभाव? क्या अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं मोशा? क्यों मोदी और शाह के विरोधियों की आवाज अब अनसुनी करना मुश्किल है? क्या देश की राजनीति ने करवट बदल ली है? इन तमाम पहलुओं पर आईना घुमाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक ऐसी घटना जो आजाद भारत में कभी नहीं हुई। जुमलों की जादूगर मोदी सरकार ने इस काम को भी मुमकिन कर दिखाया है। जंगी माहौल और प्रदूषण के खतरे से लेकर कोरोना जैसी महामारी के प्रभाव से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कई देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी यानी यात्रा करने के निर्देश जारी किए हैं। कभी देश अपने नागरिकों को ये बताते हैं कि फलाने देश की यात्रा करना ठीक नहीं है क्योंकि वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो कभी अपने नागरिकों को उन देशों में न जाने की नसीहत देते हैं जहां उनकी जान को या स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा हो सकता है। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है जब दो पड़ोसी राज्यों के बीच दुश्मनी जैसे हालात बन गए हैं और एक राज्य ने अपने नागरिकों को दूसरे राज्य में न जाने की सलाह दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा शासित असम और भाजपा शासित मिजोरम के बीच बढ़ी तल्खियों की। आपको बता दें कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद सोमवार को हिंसक घटना में तब्दील हो गया। दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे के सामने दुश्मन सेना की तरह हो गई। इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। इसके बाद असम सरकार ने अपने नागरिकों को मिजोरम की यात्रा पर नहीं जाने की एडवाइजरी जारी कर दी और अब मिजोरम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत 4 वरिष्ठ पुलिस अफसरों, 2 एडमिन ऑफिशियल्स और 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या करने की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की है। दुश्मन देश अपने नागरिकों को एक दूसरे की जमीन पर न जाने की सलाह देते हैं या वहां काम कर रहे अपने नागरिकों से सावधानी बरतने कहते हैं। लेकिन आजाद भारत में यह पहली बार हुआ है जब दो पड़ोसी राज्यों में इस तरह की जानलेवा दुश्मनी हो गई हो, और वो भी तब जब केंद्र की सत्ता पर बैठी पार्टी का ही शासन दोनों राज्यों में भी चल रहा है। यानी हालात संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से भाजपा पर ही है। लेकिन आश्चर्य है कि भाजपा हाईकमान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस तरह शांत बैठे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग, अपने विरोधियों के लिए ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल अमित शाह ने किया था। अब देख लीजिए कि उनके निजाम में देश के राज्यों में आपसी विश्वास के कितने टुकड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, केरल या तमिलनाडु जैसे किसी गैर भाजपाई राज्य में अपने पड़ोसी से ऐसा तल्ख विवाद होता तो भाजपा अब तक मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे मांगने से लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने तक की सिफारिश कर चुकी होती। लेकिन जब बारी खुद की आई है तो इस विवाद को हाशिए पर धकेलने या उस पर चर्चा करने से बचा जा रहा है। एक भारत, अखंड भारत जैसे दावे करने वाले मोदी शाह भाजपा शासित 2 राज्यों को तो एक साथ रख नहीं पा रहे हैं। वो कैसे पूरे देश में एकता का धागा मजबूत कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस महीने देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पीएम मोदी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर खासे उत्साहित हैं। इस दौरान लाल किले पर झंडा फहरा करके वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इतिहास केवल उपलब्धियों को याद नहीं रखता, बल्कि गलतियां भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं और भावी पीढ़ियां उसका मूल्यांकन करती हैं। जैसे इस वक्त पैगासस मुद्दे पर टाल मटोल का रवैया अपना करके और विरोधियों के सवाल का जवाब न दे करके मोदी जी शायद ऐसी गलती कर रहे हैं जो आने वाले समय में उनके और भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है। मोदी जी की शोहरत शब्दों के जादूगर के तौर पर है।
वो अपनी बातों से श्रोताओं को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब के लिए शायद उन्हें शब्द नहीं मिल रहे। इसीलिए वो सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह जवाब देने से बच रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि पेगासस विवाद 2024 के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने फिलहाल मानसून सत्र में भाजपा को हार के डर से भिगा कर रख दिया है। संसद का मानसून सत्र बिना किसी काम के हंगामे में धुलने की ओर बढ़ रहा है। अपने बचाव में लगी सरकार पर विपक्ष एक साथ पूरी मजबूती से पेगासस के मुद्दे पर दबाव बना रहा है। मोदी जी के पीएम रहते 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष ने दोनों सदनों में काम नहीं होने दिया है, और यहां तक कि लोकसभा में भी, जहां बीजेपी के पास भारी बहुमत है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और जवाब न देकर सरकार अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर रही है। सरकार इस सवाल का जवाब दे ही नहीं रही कि उसने इजराइल की टेक्नोलॉजी कंपनी NSO से विवादित पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं। सरकार ने जवाब नहीं दिया तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 2 नामी पत्रकारों ने एक याचिका दाखिल कर इस सवाल का सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब मांगा है। फ्रांस, इजराइल, हंगरी और मोरक्को में भी पेगासस से जासूसी का विवाद उठा तो इन देशों ने तुरंत मामले की जांच के लिए आदेश दिए। इससे सरकार की नीयत पर शक नहीं रहा, लेकिन भारत में बड़े विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं और यहां तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी पेगासस स्पाईवेयर से करने का खुलासा हुआ है, और सरकार ने अब तक जांच के कोई आदेश नहीं दिए हैं। बल्कि शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना और प्रौद्योगिकी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को रोकने और टालने की कोशिश भाजपा ने की, ताकि पेगासस मुद्दे की जांच न हो सके। वैसे पेगासस विवाद का गहराता साया मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष संसद किसी भी कीमत पर चलने नहीं दे रहा है। बीजेपी को ये अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि कैसे सिर्फ एक मुद्दे पर वो पूरे सत्र को चलने नहीं देने को मजबूर कर अतीत में कांग्रेस सरकारों को घेरने में कामयाब रही थी। 1995 के शीतकालीन सत्र में पहली बार बीजेपी ने इस रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, जब उस समय की नरसिम्हा राव सरकार में टेलीकॉम मंत्री सुखराम के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं दिया गया था। इसी तरह 2012 में एक और शीतकालीन सत्र बिना काम के हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब बीजेपी ने 2G टेलीकॉम घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव बनाया था। जब कांग्रेस ने संसद में हंगामा कर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप बीजेपी पर लगाया, तो भाजपा के मुखर सांसद सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने इस रणनीति को उचित ठहराया था। सुषमा स्वराज ने कहा था, संसद में काम नहीं होने देना भी लोकतंत्र का एक रूप है। इसी तरह अरुण जेटली ने भी कहा था, ऐसे मौके होते हैं जब संसद में हंगामे से देश को ज्यादा फायदा होता है। तो जाहिर है कि संसद ठप करने से भाजपा को फायदा मिला था, क्योंकि इस रणनीति का इस्तेमाल करके भाजपा ने जनता के बीच कांग्रेस की ऐसी छवि बनाई जो भ्रष्ट है और इतने सालों तक उसने देश का नुकसान किया है। इसके बरक्स भाजपा ने खुद को ईमानदारी से भरी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया। नतीजा ये रहा कि चुनावों में भाजपा को फायदा मिला। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनाई और मोदी ने 2014 में बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। कांग्रेस को सदन में घेर कर भाजपा ने अतीत में भरपूर लाभ लिया था, लेकिन अब शायद भाजपा अपने ही दांव में फंस रही है। वैसे भाजपा का एक और दांव उस पर ही भारी पड़ सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राकेश अस्थाना की नई नियुक्ति की। सेवानिवृत्ति से मात्र 4 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इस फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से 3-4 दिन पहले व्यक्ति इस बात की योजनाएं बनाता है कि अब उसे अपना खाली वक्त किस तरह बिताना है, लेकिन राकेश अस्थाना अपने रिटायरमेंट से 4 दिन पहले नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो रहे थे। जी हां, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। ये उनकी 5वीं नियुक्ति थी। राकेश अस्थाना को सिर्फ 3 सालों के अंतराल में ही 5 अलग अलग पदों पर नियुक्ति दी गई है। प्रशासनिक सेवा के गलियारों में ऐसे फैसले अनूठे ही माने जाते हैं। शायद आपको याद होगा कि अस्थाना एक समय में सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वो सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के साथ हुए विवाद की वजह से चर्चा में आए थे। जेएनयू से पढ़ाई करने वाले अस्थाना को मोदी और शाह के करीबी अधिकारियों में से एक माना जाता है। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तो गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना को 20 अन्य आला अफसरों के साथ गुजरात से दिल्ली बुलाया गया था। राकेश अस्थाना मौजूदा राजनीति के लिहाज से खास माने जाने वाले गोधरा कांड, चारा घोटाला,
अहमदाबाद बम धमाका और आसाराम प्रकरण की जांच से जुड़े रहे हैं। बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी उनकी नियुक्ति के राजनीतिक मायने होंगे ही, लेकिन वकील मोहनलाल शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह के इस फैसले पर कोर्ट में सवाल उठाए हैं। उन्होंने राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से जानबूझकर इनकार करने का आरोप मोदी शाह पर लगाया है। मोहनलाल शर्मा का कहना है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट यानी साफ उल्लंघन है, जिसके मुताबिक सभी रिक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को सूचित किया जाना चाहिए और 6 महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए। उनकी जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं। याचिका में निवेदन किया गया है कि इस मामले की जांच कम से कम 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को करना चाहिए, वरना संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और लोगों का देश में भरोसा खत्म हो सकता है। एक नियुक्ति से देश में संवैधानिक संकट पैदा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये तय है कि इससे सरकार पर विश्वास का संकट जरूर पैदा हो रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अपने ही किसी खास अधिकारी की नियुक्ति के लिए नियमों की अनदेखी या नियमों में बदलाव मोदी सरकार ने किया है। इससे पहले 2014 में 1967 बैच के आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को एक अध्यादेश के जरिए नियमों में बदलाव करके प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में प्रमुख सचिव बनाया गया था, जबकि नृपेंद्र मिश्रा पूर्व टेलीकॉम नियंत्रक थे और नियम के अनुसार टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का पूर्व चेयरमैन केंद्र सरकार में कोई भी पद नहीं ले सकता है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति में भी मोदी सरकार ने नियमों की अनदेखी की, जिस पर कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सवाल उठाए हैं। राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना बताती है कि ऐसा लोकहित में विशेष मामले के तहत किया गया है, लेकिन इसमें लोकहित से अधिक राजनीतिक हित नजर आ रहा है। जून में एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे और तब बालाजी श्रीवास्तव को इस पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। सरकार चाहती तो जून में ही इस पद के लिए किसी योग्य अधिकारी का नाम आगे बढ़ा सकती थी। ये पद आमतौर पर एजीएमयूटी यानी अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारियों को दिया जाता है। वैसे इससे पहले एक बार इसी तरह अजय राज शर्मा को भी दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया था, जबकि वो यूपी काडर के थे। अस्थाना की नियुक्ति पर दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी ने टिप्पणी की, किसी को बचाना है, फंसाना है या कुछ दबाना है, नहीं कहा जा सकता। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अस्थाना सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों को जानते हैं, यही बात उधर है, दोनों एक दूसरे के सहायक होंगे। इस मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियो रिबेरो तो साफ कहते हैं, किसी गैर एजीएमयूटी कैडर अधिकारी को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाना और वो भी उसके रिटायरमेंट से महज 4 दिनों पहले बहुत अस्वाभाविक है। निश्चित तौर पर यह राजनीतिक निर्णय है। पुलिस सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के प्रमुख रहे और यूपी तथा असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने भी इस नियुक्ति पर आश्चर्य प्रकट किया है और कहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अस्थाना की नियुक्ति से प्रभावित हुए किसी एजीएमयूटी कैडर अधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का साहस दिखाना होगा। पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर मीरा चड्ढा बोरवांकर कहती हैं, अस्थाना की नियुक्ति इस वजह से की गई हो सकती है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निकट हैं। मैं भी उन्हें जानती हूं, लेकिन ये तो है ही कि उनकी नियुक्ति एजीएमयूटी कैडर के अफसरों को निश्चित तौर पर हतोत्साहित करेगी। तो जाहिर है कि जिन लोगों को कानून और पुलिस प्रशासन की अच्छी खासी जानकारी है, वो सब इस नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, यानी दाल में कुछ काला है। वैसे देश में इस वक्त सब कुछ स्याह ही नजर आ रहा है, यानी कि चारों तरफ काला ही काला है, क्योंकि सरकार जनता को अंधेरे में रखकर फैसले ले रही है। हमें नहीं मालूम कि पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स सरकार क्यों वसूल रही है। हमें नहीं मालूम कि देश में महंगाई कब तक बढ़ती रहेगी। हमें नहीं मालूम कि सरकार जासूसी करवा रही है या नहीं, और अगर करवा रही है तो क्या लोकतंत्र के लिए यह सही है, और अगर नहीं करवा रही है तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। हमें नहीं मालूम कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई या नहीं। हमें नहीं मालूम कि किसान कब तक दिल्ली में बैठे रहेंगे और कब तक उन्हें इशारों में धमकियां मिलती रहेंगी। हमें नहीं मालूम कि जनहित से जुड़े कौन से विधेयक संसद में पारित होंगे और कौन से विधेयक मनमाने तरीके से पारित हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें यानी जनता को कुछ न बताने का ये रवैया कहीं मोदी और शाह पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि जनता को यह मालूम है कि चुनाव में वोट कैसे डालना है।
खैर, शायर आदिल मंसूरी ने ठीक ही फरमाया है कि किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज़ बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।